सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि कल की वीडियोस में आपने देखा था, मैंने आपसे पूछा था मैम पी वाई क्यूज़ करवाऊँ क्या। सो मोस्टली स्टूडेंट्स का जो है रिप्लाई आ रहा है कि मैम पी वाई क्यूज़ करवा दो। तो आज से हमारी जो पी वाई क्यूज़ सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे आपको डेली वीडियोस मिलेंगे जिसमें हम पी वाई क्यूज़ करेंगे। इस वीडियो में हम 2023 के बायोलॉजी के आज जो है पी वाई क्यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो पी वाई क्यूज़ जो होता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट वे है अपनी स्टडी को एनहेंस करने का और अपना जो इम्प्रूवमेंट करने का, ठीक है। तो पी वाई क्यूज़ जो है आप ज़रूर से करिए और आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी का जो कि 67 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख लो। एन इंटरनेशनल ट्रीटी नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड एट मॉन्ट्रियल कनाडा इन 1987, इफेक्टिव इन 1989। मतलब बोल रहा है कि ये जो है साइन किया गया था 87 में, बट उसको काम में लाया गया, मतलब वो इफेक्टिव हुआ था 89 में। टू कंट्रोल, किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए? ऑप्शंस हैं आपके पास। द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ऑप्शन बी है आपका जो cleanliness of the water bodies. Third option is noise pollution, because noise cause psychological and physiological disorders in human being. And option D is increase in concentration of the toxicants at a successive tropic level. तो बताओ इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। आप ऐसे करना, मैं पी वाई क्यूज़ करा रही हूँ, आप अपने साथ साथ में जो आंसर है वो कोई नोटबुक में लिखते जाओ, और फिर आपको क्या है पता चल जाएगा कि आपने आखिरी में कितने क्वेश्चन सही करें और कितने क्वेश्चंस गलत करें, ठीक है। चीटिंग मत करना बिल्कुल भी। जो ऑप्शन है करेक्ट वो कौन सा है? ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये किसके लिए था, फॉर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का इमिशन के लिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 68, जो कि है सहेली एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल वाज डेवलप्ड बाय। जो सहेली है एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है फीमेल्स के लिए, वो किसके द्वारा डेवलप की गई थी और कहाँ पे की गई थी? ऑप्शंस हैं आपके एम्स दिल्ली में, आईआईसीबी कोलकाता में, सीडीआरआई लखनऊ में, या एसजीपीजीआई लखनऊ में। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सीडीआरआई, जो कि लखनऊ में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 69, जो कि है द प्रोटोन फाउंड इन द मिल्क ऑफ ए ट्रांसजेनिक काउ रोजी इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा प्रोटीन जो है गाय के दूध में पाया जाता है जो कि रोज़ी है, जिसको ट्रांसजेनिक काउ हम कहते हैं, बनाया गया था, ठीक है। तो बताओ कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो जो ऑप्शन है आपके पास है फर्स्ट ऑप्शन ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ह्यूमन बीटा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ह्यूमन अल्फा ग्लोबुलिन, या फिर ह्यूमन बीटा ग्लोबुलिन। सो करेक्ट आंसर आप जल्दी से अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताओ। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? देखो ग्लोबुलिन तो पहले से ही नहीं है, तो आपको अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा तो आपको इतना तो ध्यान में होगा कि ग्लोबुलिन वाला तो होगा नहीं, तो इसको आप काट दो। अब इसमें से थोड़ा याद करोगे आपको, तो फिर आपके पास 50% चांस है कि आप क्वेश्चन को सही करके आ सकते हो, है ना। तो अब आपको बताना है ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन आएगा या फिर ह्यूमन बीटा एल्ब्यूमिन आएगा, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। ओके, अब ये जो क्वेश्चन जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी वो आराम से कर पाएगा, और जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है उसको थोड़ी क्या है डिफ़िकल्टी होगी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 70, ट्राइसोमिक कंडीशन ऑफ डाउन सिंड्रोम अराइज ड्यू टू। जो ट्राइसोमी होती है, डाउन सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, कंडीशन जो होती है वो किसकी वजह से अराइज होती है? आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने हैं। एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद अभी तक तो आपने इसका आंसर भी लिख लिया होगा। क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है, या फिर द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, या फिर डाइसेंट्रिक ब्रिज फॉर्मेशन।
सो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जो क्वेश्चन का ऑप्शन 1 है ए, जो है एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21, इट इज़ द करेक्ट आंसर। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 71। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब ट्रिपल फ्यूजन? इनमें से कौन सा है जो करेक्टली ट्रिपल फ्यूजन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है? ऑप्शन 1 है आपका फ्यूजन ऑफ मेल एंड सॉरी फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट विद 1 एग। देखो, या तो 2 मेल गैमेट होंगे, ठीक है, मेल गैमेट प्लस एक इसमें एग होगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट प्लस सिनर्जिड। तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट्स विद जो भी 2 डिफरेंट एग्स हैं। या फिर ऑप्शन डी आपका है फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद द पोलर न्यूक्लियाई। सो आप बताओ इसका कौन सा जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है? सो देखो, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है? सो जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर फ्यूजन होता है एक मेल गैमेट का विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, है ना। ये होता है जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको करेक्टली डिस्क्राइब कर रही है? तो ऑप्शन जो डी है, दैट इज द फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। सो इट इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 72। एलिफेंटेसिस कोज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ। ये जो हाथी पाँव होता है, मतलब जो पाँव होता है वो ऐसे इतना मोटा हो जाता है, हाथी पाँव, उसको हम बोलते हैं, एक डिजीज़ कंडीशन है ये बोल रहा है कि किसके द्वारा जो है ये इन्फेक्शन है जो कोज होता है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आपके सामने, वो चरेरिया बैनक्रॉफ्टी, या फिर टीनिया सोलेनियम, फिर एक बैक्टीरिया की वजह से, या फिर एक वायरस की वजह से। तो बताओ इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है करेक्ट ऑप्शन? सो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर है वो ए है, जो कि क्या है, विचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर आपका क्वेश्चन आता है 73। उसमें बोला गया द टेक्निक ऑफ डीएनए प्रिंटिंग फिंगर प्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय। सबसे पहले जो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जो टेक्निक आई थी वो किसके द्वारा जो है वो इनिशियली डेवलप की गई थी? वॉटसन एंड क्रीक के द्वारा की गई थी, या फिर एलेक जेफरीज के द्वारा, या फिर फ्रेडरिच ग्रिफिथ के द्वारा, या फिर वॉल्टर सटन और थॉमस हंट मॉर्गन। आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज भी रखते हैं। जो साइंटिस्ट के नेम होते हैं ना, ज़्यादातर जेनेटिक्स वाले में, इवोल्यूशन वाले चैप्टर्स में, इनमें ही मिलेंगे, ठीक है। तो वो आप अच्छे से देख लेना, और साथ ही में इकोलॉजी में भी कुछ साइंटिस्ट के नेम है, वहाँ पे भी देख लेना। तो क्वेश्चन जो 73 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है बी ऑप्शन। ओके, सो बी इज करेक्ट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? स्पर्मिएशन इज। स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन क्या होता है, ठीक है। आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने हैं, कि ऑप्शन 1 है आपका रिलीज ऑफ स्पर्म फाइनली इनटू द कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। या तो स्पर्म जो है फाइनली कौन सी कैविटी में चल जाए? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। या दूसरा ऑप्शन है आपका द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस, मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मिएशन कहा जाता है। या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्मेटाजोआ, स्पर्मेटिड्स को स्पर्मेटाजोआ में बनने की कंडीशन को स्पर्मिएशन कहा जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। जब क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो फाइनली इनटू द कैविटी, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वहाँ पर रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन कहते हैं। ओके,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ, एंडोमेट्रियम किसकी लाइनिंग होती है? ब्लैडर की, वेजाइना की, ओविडक्ट की या फिर यूट्रस की? तो एंडोमेट्रियम किसकी लाइनिंग होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, यूट्रस की होती है। तो करेक्ट आंसर इज यूट्रस। ओके, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका 76 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा। Which of the following is a component of reproductive health and mental health program? इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के लिए है? एडोलसेंट हेल्थ, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपका आता है इफेक्टिव प्लानिंग, जो कि फैमिली प्लानिंग हो गई। ऑप्शन सी आता है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी एंड अदर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, या ऑल ऑफ द। देखो कौन सा कंपोनेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में? तो एडोलसेंट हेल्थ इंक्लूड किया जाता है, फैमिली प्लानिंग भी होता है, और इनफर्टिलिटी जैसे या फिर अदर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स को प्रिवेंशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए भी होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव इसमें आएगा। ओके, तो 77 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न मैन, होमोसेपियंस का जो आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि किस तरीके से जो है इवोल्यूशन हुआ है ना। तो जो आपके क्वेश्चन में ऑप्शंस आपके हैं, सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है होमो इरेक्टस, या फिर ऑस्ट्रेलोपैथिकस, नेदरलैंड मैन, या फिर मॉडर्न मैन। सो ये तो गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या है होमो इरेक्टस पहले दे रखा है। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो गया, क्योंकि करेक्ट सीक्वेंस बताना है। देन है नेदरलैंड मैन, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, या जो होमो इरेक्टस या फिर मॉडर्न मैन। तो ये भी गलत हो गया। अब देखो ऑस्ट्रेलोपैथिकस सही दे रखा है, तो मेन आपको इतना समझ जाना है कि अब इसमें से कोई थर्ड में या फोर्थ में से कोई ऑप्शन जो है वो करेक्ट होने वाला है। अब आगे देखो, नेदरलैंड मैन दे दिया, तो ये ऑप्शन क्या होगा? गलत हो गया। अब कौन सा आएगा? होमो इरेक्टस आना था, तो ऑप्शन जो डी होगा वो क्या होगा? सही होगा। सबसे पहले आएगा ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो इरेक्टस, नेदरलैंड मैन एंड देन मॉडर्न मैन। ओके, सो ये करेक्ट इवोल्यूशन सीक्वेंस है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 78 है, उसमें लिखा हुआ है कि जो ओवुलेशन होता है वो किसके द्वारा जो होता है, इंड्यूस होता है बाय ए हार्मोन कॉल्ड LH और FSH, ईस्ट्रोजन। मैंने पहले ही बता दिया, आंसर जो है वो LH और FSH होगा। वैसे आप ऑप्शंस भी देख लो, ईस्ट्रोजन, FSH, ईस्ट्रोजन, LH और FSH, और डी ऑप्शन हो गया प्रोजेस्टेरोन। तो करेक्ट आंसर इज सी, LH एंड FSH। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर ऑल्सो कॉल्ड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम और क्या भी कहते हैं? ऑप्शन ए आपके पास लिखा हुआ है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी। मॉलिक्यूलर मार्कर कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं, कैरियर कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया, मॉलिक्यूलर सीजर हम इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज, जो पिरामिड होता है एनर्जी का फॉरेस्ट इकोसिस्टम में वो कैसा होता है? हमेशा अपराइट होता है या इन्वर्टेड होता है? जो पिरामिड है एनर्जी का, अगर आपने NCERT पढ़ी होगी तभी आपको ये क्वेश्चन जो है आता होगा। तो अगर हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो वो हमेशा क्या होता है? ऑलवेज अपराइट होता है ना। तो अपराइट, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 80 का कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक्ड डिजीज इन ए ह्यूमन बींग, इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो सेक्स लिंक्ड टू ह्यूमन डिजीज है? सबसे पहले आ गया कलर ब्लाइंडनेस, फिर है हेपेटाइटिस, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर मेलिग्नेंसी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कलर ब्लाइंडनेस इसका आंसर होगा। फिर आता है 82 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82, विच वॉज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू बी डिस्कवर्ड, इनमें से कौन सी है जो कि पहली बार रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है डिस्कवर्ड हुई थी? हाइंड 1, हाइंड 2, इको R1 या इको R? ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाइंड सेकेंड। ओके,
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 83, एमिनो सेंटेंसेस डिटेक्ट क्या करता है? डिटेक्ट ये कैसा टेस्ट होता है जिससे क्या पता चलता है? ऑप्शन ए है आपका डिफॉर्मिटी इन द ब्रेन, डिफॉर्मिटी इन द हार्ट, जो हेरिडिटी डिजीज़ है उसका पता चलता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो एमनियोसेंटेसिस होता है वो एक हेरिडिटरी डिजीज जो कि जेनेटिक डिजीज़ होती है, उनको पता लगाने के लिए जो है टेस्ट किया जाता है, जिसमें क्या होती है छोटा जो बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है एमनियोटिक फ्लूइड उसका लिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 84, व्हेन वन स्पीसीज इन इज बेनिफिटेड मतलब पॉजिटिव, ठीक है, एंड अदर इज आइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड इज कॉल्ड एज, दूसरी जो स्पीसीज है या तो वो क्या हो रही है, वेट अ मिनट, यहाँ पे नाइदर, ना उसको हार्म हो रहा है ना ही उसको कोई बेनिफिट हो रहा है, मतलब उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पहली स्पीसीज को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिज्म या कमेंसलिज्म या अमेंसलिज्म या सिम्बायोसिस? सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, कमेंसलिज्म हम इसको बोलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 85, जिटोनोगैमी क्या होता है? ट्रांसफर होता है किसका जिटोनोगैमी में? क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of the same flower of same plant, मतलब सेम ही प्लांट है और सेम ही फ्लावर है, या फिर ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में, ठीक है। फिर है आपका सी ऑप्शन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, या नन ऑफ द अबव। तो जिटोनोगमी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होता है एंथर से स्टिग्मा में जाता है, अनदर फ्लावर के सेम प्लांट का होता है वो, ठीक है। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, ओके। देन आता है क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीचू कंजर्वेशन? तो एक्स सीचू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल जो है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका है नेशनल पार्क, और बी ऑप्शन आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीड बैंक्स, या फिर स्कार्ड जो ग्रोव्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। फिर आता है BOD रिफर्स टू, जो BOD होता है वो किसको रेफर्स करता है? अगर आपने NCERT पढ़ी है तो बहुत इजीली कर पाओगे, क्वेश्चंस इतने इजी हैं कि ऑन द पॉइंट NCERT से उठाए गए हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज बाई बैक्टीरिया। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, तो यही ऑप्शन होगा। आगे वाले देख लेते हैं, फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो गलत हो गया। ऑक्सीजन दैट वुड प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज बाय द बैक्टीरिया, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रोड्यूस आया है ना। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 88, द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ द होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो है, जो कि एक इवोल्यूशनी पार्ट हो गया, तो बताना है आपको कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट होगा ब्रेन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो 900 सीसी, 800 सीसी, 1400 सीसी, या 650 to 800 सीसी। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 89, homology is based on divergent evolution, which one of the following is an example of homologous organ? तो बोल रहा है कि जो होमोलॉगी है या फिर जो होमोलॉजी है वो बेस्ड है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, याद रखना डाइवर्जेंट बोला है, कन्वर्जेंट नहीं बोला है, ठीक है। तो कौन सा एग्जाम्पल जो है होमोलोगस ऑर्गेनिज्म को बता रहा है या कौन सा है? तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आपके सामने है वो है थॉर्न और टेंड्रिल्स ऑफ द बगलवेनिया एंड कुकुरबिटा। सेकेंड ऑप्शन आपके सामने है द आई ऑफ ऑक्टोपस ऑफ मैम्बल्स।
द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। सो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? ए ऑप्शन जो है करेक्ट है, जो थॉर्न्स एंड टेंड्रल्स ऑफ द बेगलवेनिया एंड कुकुरबिटा। ठीक है, एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, जिसको नहीं आता वो एनसीईआरटी को खोल के देख लेना हर बार। जो भी अब जैसे आपने ये सैम्पल जो भी है पेपर किया पीवाईक्यूज, उसके बाद जो आंसर गलत हुए हैं उसको एनसीईआरटी में से जाके देखना, तब आपको हमेशा याद रहेगा। 90 नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है वो किसको बोला है? मतलब ई वेस्ट कंस्टिट्यूट्स ऑफ, ऑप्शन ए है आपका टॉक्सिक मेटल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और irreparable computer, bacteria and other microorganism, and all of the above. So option B is correct. Question number 91. Where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression, such gene is called. जब एक सिंगल जीन के अंदर बहुत सारे फिनोटिपिक मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस होते हैं तो उस जीन को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलीज, या फिर प्लियोट्रॉपिक जीन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा इन ह्यूमन आर। जो प्लेसेंटा के द्वारा हॉर्मोन्स बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो कौन से हैं? ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन्स, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, या फिर ह्यूमन क्रोनिक। ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो गया ना, ठीक है। HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये सब क्या है? प्लेसेंटा के द्वारा हॉर्मोन्स क्या है? प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद है बीटी कॉटन में, जो बीटी है वो क्या स्टैंड करता है? फुल फॉर्म पूछी है इसकी, सबसे इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। तो बैसिलस थोरिनजेनेसिस बोलते हैं वैसे तो, है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है 94 नंबर क्वेश्चन, डीएनए इज मेड अप ऑफ। डीएनए किससे मिलके बना हुआ है? वेरी इजी क्वेश्चन यार, अमाइनो एसिड से, न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियेसेस से, या फिर ग्लूकोज से। तो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है ना, बेस पेयर से। 95, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP ऑफ एन इकोसिस्टम, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, या ग्रोस प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी है, यहाँ रेस्पिरेशन लॉस हो गया। हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना, क्योंकि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है NPP, वो किसके इक्वल होती है? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से हम जब माइनस कर देते हैं जो भी हमारा रेस्पिरेशन लॉस हुआ है उसको, तो क्या आते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर आता है SPN मीन्स, SPN क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। फिर आता है ऑप्शन बी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीसेकेराइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीपेप्टाइड, या फिर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। 97, व्हाट विल बी द प्रोजेनी व्हेन ए हिट्रोजीनस टोल। ठीक है, हिट्रोजीनस बोला हुआ है लेकिन टोल है, तो हिट्रोजीनस का मतलब हो गया कैपिटल T स्मॉल t, इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस ड्राफ। ठीक है, ड्राफ प्लांट के साथ अगर हम इसको बनाते हैं तो प्रोजेनी क्या होगी? 100% टोल होगी, या 100% ड्वार्फ होंगी, या 75% टोल होगी, और 25% ड्वार्फ होंगी, या 50% टोल होंगी, या 50% ड्वार्फ होंगी। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये वाला करके देखते हैं, ठीक है। देखो, जब हम इसमें क्रॉस करवाते हैं कैपिटल T को स्मॉल t से और स्मॉल t इंटू स्मॉल t, तो जो क्वेश्चन आता है आपका क्या आता है? देखो,
तो अगर हम इस कैपिटल टी का इसके साथ और इसके साथ कर दें तो एक आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 50% हो रहे हैं इसमें टोल। और इसका अगर हम करते हैं तो स्मॉल टी आते हैं, स्मॉल टी आते हैं ना। तो इसमें 50% कैसे हो गए, स्मॉल हो गए। तो ऑप्शन जो है 50% हो गया। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। दैट इज 50% टोल एंड 50% ड्वार्फ। फिर आपका जो है ऑप्शन 98 नंबर पे है, दैट इज ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड मेराइन प्रोडक्ट। इसने अगर पढ़ा भी नहीं होगा ना तो भी ये इतना इजी क्वेश्चन है, सबको मतलब आना ही चाहिए इस तरीके का क्वेश्चन। या ऑयल सीड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन या मिल्क प्रोडक्शन। तो ये तो गलत हो गए। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। फिर आता है आपका 99 नंबर क्वेश्चन, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली सेफ अप टू हाउ मैनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी जो है कब तक जो है एक सेफ पीरियड माना जाता है प्रेगनेंसी के लिए। मतलब आप अगर एमटीपी करवाना चाह रहे हो तो कौन से वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आप करवा सकते हो, सेफ है, 6, 12, 7 या फिर 10। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, 12 होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर लास्ट इसका आपका बायोलॉजी का जो क्वेश्चन आया था वो है टोटिपोटेंसी इज, एक मिनट इसको थोड़ा, लास्ट जो है वो क्या है, टोटिपोटेंसी क्या होती है, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम ए सेल या एक्सप्लांट। सही है ये वाला, है ना। इसी को ही तो टोटिपोटेंसी कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ रिपेयर अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल, नो। कैपेसिटी ऑफ रीजनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम, नो, नन ऑफ द अबव, नो। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। सो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने पूरे जो है जो आपके PYQs आए हैं जो NCERT बेस्ड ही आते हैं, तो वो हमने फिज़िक्स के कर लिए 2023 के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिज़िक्स के क्वेश्चन, ठीक है। सो आप प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ में PYQs करते रहना। मैं इसको लाइव इसलिए नहीं ले रही हूँ कि लाइव आप करते हो तो लाइव में थोड़ा टाइम वेस्ट आपका हो जाता है। मान लो अगर वीडियो अगर आप कर रहे हो तो आप अपने आप से खुद बीच बीच में रोक रोक के कर पाओगे, है ना। तो उसमें आपको थोड़ा बेनिफिट भी होगा। लाइव में आप ना लाइव में आंसर देते रहते हो तो आपको पता नहीं चलता आपके कितने क्वेश्चन गलत हो गए। तो इस वे में आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।